सोचकर बाजार गया था अपने कुछ आंसू बेचने। हर खरीदार बोला, अपनों के दिए तोहफे बेचा नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, फेरी टेल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं गौरा पंत शिवानी जी की कहानी तीन कन्या। विभाजन से पूर्व शिलोंग जाने के लिए सबसे सुगम यात्रा स्टीमर से हबीबगंज पार कर रेल मार्ग से संपूर्ण की जाती थी। मुझे भी शिलोंग इसी पथ से जाना था। ब्रह्मपुत्र के समुद्र जैसे वक्ष को चीरती मछली की दुर्गंध से बसाते स्टीमर घाट पर लगते ही मैंने सामने खड़ी अनीता की मामी को पहचान लिया था। मुझे हबीबगंज में रहने की असुविधा होगी ये जानकर मेरी सहपाठिन अनीता ने अपनी मामी को पत्र लिख दिया था। तुम्हें स्टीमर से लिवा ले जाएंगी। मामी को कैसे पहचानोगी पूछती हो? वो जोर से हंसी। शंख सा रंग, लंबा कद, माथे से भी बड़ा जूड़ा और गोद में मोम की गुड़िया सी बेबी। अनीता के वर्णन में कहीं भी अतिशयोक्ति दोष नहीं था। गोद में बेबी तो नहीं थी, पर साथ में दो दुबली पतली रिकेटी सांवली लड़कियां थीं। इतनी सुंदरी मामी की ऐसी घिनौनी जुड़वा पुत्रियां कैसे हो गई होंगी, मैं सोच रही थी। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें चेष्टा करने पर भी दोहराया नहीं जाता। दोनों लड़कियां ऐसी ही थीं। मुझे लेने मामी अपनी विक्टोरिया गाड़ी लाई थीं। गाड़ी का कलेवर जीर्ण शीर्ण हो गया था, किंतु खिड़कियों पर रेशमी झालर के पर्दे लगे थे और कोचवान की ठसकेदार मूछें और भड़कीली वेशभूषा देखकर स्वामिनी का रोब मुझ पर यथेष्ट छाने लगा था। विक्टोरिया गाड़ी चली तो मामी ने पर्दा खोल दिया। लो देखो, ये मेरा हबीबगंज। एक नर्सरी राइम में तुमने भी तो पढ़ा होगा। एक टेढ़ा शहर था जहाँ का बूढ़ा उसकी लाठी, यहाँ तक कि माइलस्टोन भी टेढ़ा था। ऐसा ही टेढ़ा शहर है ये। सचमुच मैं दंग रह गई थी। हर मकान की छत टेढ़ी, खिड़की टेढ़ी, द्वार टेढ़े, यहाँ तक कि पेड़ों के तने भी मुझे अजीब भूथे से टेढ़े मेढ़े लग रहे थे। सुना बहुत पहले भूकंप के भयानक भ्रुकुटी विलास ने अभागे हबीबगंज की सृष्टि लय कर दी थी। मामी बोली, अभी भी छठे छमाहे भूकंप होता रहता है। इसी से हर मकान की नींव देख रही हो ना, जमीन से कितनी ऊंची है। ये लो, ये आ गया हमारा बंकिम महल। तीनों मीनारें टेढ़ी होकर लद गईं। चौथी टूटी तो फिर बनाई ही नहीं जाओ, सुन दो। मामी ने बाहर से ही पुकारा। नितार हिंदुस्तानी ऐसे छे। अजी सुनते हो, नीता की हिंदुस्तानी सहेली आ गई है। पर ये तो हम बंगालियों से भी अच्छी बंगला बोलती हैं। वो हंसकर मुझे अपने पति के कमरे में खींच ले गई, जहां से छप छप लेटे 1.25 गज की हुक्के की जरीदार नली गुड़गुड़ाते मामा बाबू उठ बैठे। ऐशो माँ ऐशो, यह है मेरा टेढ़ा बूढ़ा, देयर वाज ए क्रूक्ड मैन। कहती मामी हंसती हंसती दुहरी हो गई। सचमुच ही उनका बूढ़ा टेढ़ा था। पक्षाघात से उसके दोनों पैर दो विभिन्न दिशाओं को मुड़े तुड़े थे। बड़ी बड़ी आंखें बैल की सी भावनाहीन फटी फटी बाहर को निकली और डरावनी लगती थीं। नाक सुडौल और खड़क की धार सी तीखी थी। मूछें और दाढ़ी बुंदेलखंडी रजवाड़ों की सज्जा से बीच में विभक्त कर कान तक उठाकर चिपकाई लगती थी। क्षण भर को मुझे लगा था बूढ़ा नकली दाढ़ी मुझे लगाकर किसी सस्ती नौटंकी में अभिनय कर लौटा है। अप्सरा सी सुंदर मामी और डाकू के से भयानक चेहरे वाला वो बूढ़ा। रात भर मुझे वहीं रहना था। न जाने कैसे अनजान भय की सिहरन मेरी रीढ़ की हड्डी से सरसराती नीचे ऊपर उतरने लगी। तो माँ के देख, मैं भय पेये छे गो। तुम्हें देख कर लड़की डर गई है जी, मामी ने हंसकर अपने पति से कहा। बूढ़ा बड़ी देर तक हो होकर हंसता रहा और हंसने से उसकी राम ढोल सी तोंद थुल थुल करती हिलती ही रही थी। मामी का महल वास्तव में दर्शनीय था। दर्जनों नौकरानियां थीं। कोई मछली काट रही है, कोई कमरे पोंछ रही है, कोई उनकी दो काली मरघिन्नी लड़कियों को घुमा रही हैं। मामी ने बड़े यत्न से मुझे 2 दिन रखा। तीसरे दिन मैंने जाने की जिद की तो तुनक गई। वाह वाह, पहली बार ननिहाल आई हो, ऐसे कैसे जाओगी?
ढाका की फूलदार साड़ी, नूतन गुड़ के संदेश, घर के नारियल का तेल और भी न जाने क्या क्या उपहार साथ में रखकर बड़े स्नेह से मामी ने विदा दी थी। गोदी की छोटी लड़की बेबी को साथ लेकर वो मुझे पहुंचाने स्टेशन भी आई थी। इसी मार्ग से लौटोगी, समझी? कहीं गुवाहाटी होकर मत चली जाना, उन्होंने कहा था। पर मुझे फिर गुवाहाटी से होकर ही जाना पड़ा। मामी से एक कृतज्ञता पत्र की विदा लेकर मैं लौट आई थी। अचानक 20 वर्ष बाद उनसे ऐसे फिर मिलना होगा, सोच ही कौन सकता था। मेरे बंगले के सामने का चौराहा शायद प्रयाग का सबसे मुखर चौराहा है। एक सड़क सीधी संगम को चली जाती है। माघ मेले की इंद्रधनुषी भीड़ का संगम पहले इसी चौराहे पर होता है। काकरेजी कछोटा कसे, पैंजना झमकाती बुंदेल ललनाएं, नाक की दाईं बाईं ओर हीरे की लौंगों के नन्हे सर्च लाइट जगमगाती दक्षिणी तीर्थयात्रियों से भरे तांगों का जुलूस दिन डूबने तक सड़क की रंगीनी बनाए रखता है। मेडिकल कॉलेज को जाती कतारबद्ध श्वेतांबरी नर्सों को देखकर कभी कभी दंग रह जाती हूँ। एक सा ठप्पा, एक सी हंसी और एक से जुड़े। लगता है एक ही नमूना पेटेंट करा दर्जनों परिचारिकाएं बनवा ली गई हैं। कभी कभी इमली को ताक कर फेंका गया ढेला गलत निशाने पर बैठता है और देखते देखते ही उद्दंड स्कूली बालकों की वानर सेना मेरी खिड़की का शीशा चूर चूर कर देती हैं। ऐसे ही एक ढेले का शब्द सुनकर मैं बाहर निकली तो देखा ढेला खिड़की पर नहीं, रिक्शा पर जाती एक महिला के माथे पर लग गया है। रिक्शा वाला एक से एक चुनी गालियां देता दहाड़ रहा है और आसपास छोटी मोटी भीड़ जमने लगी है। महिला बेहद घबराई लग रही थी और उनका छोटा सा रुमाल खून से रंग गया था। मुझे न जाने क्यों उस संभ्रांत महिला की अपदस्थता देखकर तरस आ गया। आइए ना, भीतर घाव धोकर डेटॉल लगाने से ठीक रहेगा। पास ही अस्पताल भी है, न हो तो ड्रेसिंग करवा लीजिएगा, मैंने कहा। भीड़ हट गई। महिला ने बड़ी कृतज्ञता से रुमाल हटाया और मैंने पहचान लिया। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो 20 क्या 40 वर्ष तक भी इजिप्शियन मम्मी की भांति सुरक्षित रहते हैं। मामी का चेहरा भी शायद ऐसा ही था। चिकने चेहरे पर वयस की झुर्रियां नहीं पड़ी थीं। स्वस्थ दांतों की मुस्कान अभी भी उतनी ही स्निग्ध थी। मैंने उन्हें पहचान लिया था, पर मुझे ये देखकर बड़ा आनंद आ रहा था कि उन्होंने मुझे अब तक नहीं पहचाना था। मैंने बड़े यत्न से आराम कुर्सी में लिटा दिया और घाव धोने लगी। इतना बदमाश है ये लेर का लोग, स्कूल जाएगा नहीं, खाली फांकी देगा और बदमाशी करेगा, उन्होंने कहा तो मुझे हंसी आई। मामी, पहचाना नहीं क्या? देयर वाज ए क्रूक्ड मैन। मामी ने मुझे गौर से देखा। ओ माँ, यही तो सोच रही थी मैं, कहाँ देखा है इस लड़की को। मामी मुझसे लिपट गई। अब मेरा टेढ़ा बूढ़ा कहाँ रह गया बेटी? रह गया है ये निगोड़ा टेढ़ा कपाल। आप यहाँ कब आई मामी? मैंने पूछा। फिर तो मामी ने मुझे कई समाचार दे दिए। अनीता एक सरदार से विवाह कर नाइजीरिया चली गई थी। मामा बाबू की मृत्यु के पश्चात अपने बंकिम महल और 7 सैकड़ों बीघा जमीन बेच बाच मामी प्रयाग में बस गई थीं। लड़कियां यहीं पढ़ लिख कर बड़ी हुईं। बंगाल में उनका गुजारा नहीं हो सकता था। पूड़ी पराठा खाना सीख गई हैं। अब क्या बंगाल की झाल मछली और पालकर का घंट खा पाएंगी? सोचा, एक से एक अच्छे बंगाली परिवार यूपी में बिखरे पड़े हैं, कहीं न कहीं ठिकाने लगा दूंगी। पर कहाँ? अब तो तीनों पढ़ चुकी होंगी। मैंने पूछा। तुमसे क्या छिपाऊं? बड़ी सोना रीना 25वें में है। बेबी को इसी चैत में 22वां लगेगा। बेबी की चिंता नहीं है, उसकी तो सगाई हो गई है। तब बेबी की शादी चट से कर क्यों नहीं देती मामी? आहा, मैं आबार की बोले। देखो लड़की क्या कहती है। सबसे छोटे की कर दूं तो दुनिया यही कहेगी कि खरा माल तो बिक गया, खोटा रह गया। हिंदू गृहस्थ के यहाँ जो रीति चली आई है वही तो होगी। तुम कल अवश्य आना बेटी। तीनों बहनों को देखोगी तो पहचान ही नहीं पाओगी। अपने पार्क रोड के बंगले का पूरा नक्शा खींचकर मामी ने मुझे थमाया।
दूसरे दिन सुबह ही मैं चल दी। इलाहाबाद की पार्क रोड मुझे किसी सुंदर किशोरी विधवा सी लगती है। सुंदर ढेर बंगले, उद्यानों में झूमते ऊदे नीले पुष्पगुच्छ, मेडिकल कॉलेज के नए चित्र से सजे चंडीगढ़ी सज्जा के बंगले, पर सब बेजान और मुर्दा। कभी घंटे टंटनाता एक आध फायर ब्रिगेड उस सड़क से निकल जाता है, तब लगता है उस निष्प्राण सड़क की निष्पंद नाड़ी फड़कने लगी है, पर फिर वही मनहूसी छा जाती है। उस दिन एक गंदा बुर्का ओढ़े एक मुस्लिम महिला सड़क से लगी जीर्ण मजार पर बेले का गजरा चढ़ा लोबान जला रही थी। उसी लोबान का मीठा धुआं पूरी सड़क पर फैल गया था। उस मीठी घुटन में मामी के बंगले का नंबर ढूंढ रही थी कि अपनी तीनों तन्वी कन्याओं के साथ मामी मुझे दिख गईं। लोहे के भारी जंगलों पर बड़े बड़े अक्षरों में कुत्ते से सावधान रहने की चेतावनी टंगी थी। कतारबद्ध गमलों में स्थल पद्य और कठाल चंपा देखकर लगा जैसे जोड़ा साकों के ही आसपास कहीं पहुंच गई हूँ। वाह मामी, आप तो बंगाल की स्वर्गीय सुषमा को यूपी में खींच लाएं, मैंने कहा। माँ के गुलाब देखिएगा मामी, 3 वर्षों से लगातार इनाम जीत रही हैं, सोना बोली। मामी के गुलाब वास्तव में 1.25 लाख के थे। ऐसे हष्ट पुष्ट गुलाब मैंने बहुत कम देखे थे, किंतु उनके गुलाब से भी सुंदर उनकी तीसरी कन्या बेबी थी, इसमें कोई संदेह नहीं। या तो 2 सांवली बहनों के बीच में खड़ी रहने से या गुलाबी पीले गुलाबों की मध्यम आभा से बेबी का रंग गहरा गुलाबी लग रहा था। ऐसा रंग बंगाली लड़कियों में देखने को कम मिलता है। आंखें बहुत बड़ी नहीं थीं, किंतु प्रत्यंचा सी भावों के बीच लापरवाही से खींची गई तिलक नुमा काजल की बिंदी बड़ी प्यारी लग रही थी। नाक बहुत पतली होने के कारण अधर पुट खुल जाते थे। लंबे बालों का ढीला जूड़ा बार बार खुलकर उसके कंधों पर ढुलका जा रहा था, और मामी की वो जूड़ा बांधने वाली अनूठी कन्या उतनी ही गांठों में मेरा मन बांधती जा रही थी। सोना और रीना भी शायद बहन के साथ नहीं देखी जाती, जो यथेष्ट रूप से आकर्षक थी। दोनों जुड़वा होने पर भी पहचानी जा सकती थी। सोना की आंखें बड़ी थीं, रीना की साधारण। सोना की नाक रीना की अपेक्षा अधिक तीखी थी, किंतु रंग दोनों का जुड़वा था। अपने रंग को पाउडर की मरीचिका से छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया गया था, न केश विन्यास में ही किसी प्रकार का आडंबर था। इसी से दोनों बहनों की सादगी मुझे और भी अच्छी लगी। वाह, कितना बढ़िया मकान है मामी आपका, मैंने कहा। इलाहाबाद में तो मकानों की बड़ी तंगी है। आर बोलो केनो माँ, मामी बोली। हमने इस मरे मकान के लिए क्या कम कष्ट उठाया है। वो तो मकान मालिक का लड़का हमारे प्रतुल के साथ पढ़ा है। प्रतुल से हमारी बेबी की सगाई हुई है, बताया तो था शायद तुम्हें। बड़ा अच्छा लड़का है बेटी, 2 साल पहले IPS में आया था, आजकल सहारनपुर में SP है। कब है शादी? मैं प्रश्न पूछते ही खिसिया गई। मामी तो अपनी व्यवस्था पहले ही बता चुकी थी। सोना, रीना और बेबी मेरी चाय की तैयारी करने भीतर चली गई थी। मामी फिर वही उत्तर दोहराने लगी। यही तो दिन रात प्रतुल भी पूछता है। 4 वर्ष पहले सगाई हो गई थी, अब तो कभी कभी लड़का बुरी तरह झुंझलाने भी लगा है। कोई और होता तो धत्ता बता देती, पर हाथ में आए रत्न को कैसे गंवा दूं। इसी से दुधारू गाय की लात भी सहती रहती हूँ। सोना रीना के लिए दिन रात एक कर लड़के ढूंढ रही हूँ। विवाह कर क्यों नहीं देती मामी? आजकल ये सब कौन मानता है? मेरी ही छोटी ननद। मैं बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि मामी की तीनों कन्याएं खान पान का बहुत सा सामान लेकर आ गईं। बड़ी देर तक गपशप में घर लौटना भी भूल गई। फिर तो प्रायः ही तीनों बहनें मेरे यहाँ आ जाती। सोना नागपुर में डॉक्टर थी, रीना चंडीगढ़ में पढ़ रही थी, बेबी की सगाई हो चुकी थी। इसी से वो माँ के पास रहकर घर का काम सीख रही थी। पर मुझे उसे देखकर लगता था 4 वर्षों में उसने घर का आवश्यकता से अधिक काम सीख लिया था, और वो अपनी 2 कुंवारी बहनों और विधवा माँ के सहवास में बुरी तरह ऊबने लगी थी। इसी बीच मेरे पति को विज्ञान परिषद के एक जलसे में 3 महीने के लिए वियना जाना पड़ा। उस बीहड़ बंगले में रहने का मुझे साहस नहीं हुआ। सामने भयावने कंपनी बाग के अहाते में ही आए दिन राहगीरों को छुरा मारने की घटनाएं अखबार में छपती रहती। मैंने मामी की शरण ली। क्या अपने सुंदर बंगले के 2 कमरे सबलेट करने की कृपा करेंगी? ओ माँ, सबलेट ना और कुछ,
तू अपनी ननिहाल जाती तो वहां भी किराया देती क्या? उसी दिन मैं अपना सामान ले आई। मेरा अपना चूल्हा फिर मामी के यहाँ जल ही कहाँ पाया। नित्य ही मुझे मामी की रसोई में जीमने का निमंत्रण रहा। कल सोना जा रही है। उसे चंद्रपूली बहुत पसंद है। रीना के साथ मछली के कटलेट बनाकर रखे जा रहे हैं। बिना मांस मछली के बेबी के गले के नीचे गस्सा नहीं उतरता। पति के विदेश गमन से प्रोषिता पत्नियों की कलाइयों के कंगनों का विरह दुख से बाहों के अनंत बन जाने का वर्णन प्राचीन कवियों ने किया है। पर यहाँ तो मामी की स्निग्ध स्नेह छाया में खा खा कर मेरी कलाइयां ही बाहें बनी जा रही थीं। मामी के कार्य करने की पटुता एवं क्षमता भी देखने ही बनती थी। उनका हर कार्य इतना सुघड़ और स्वच्छ होता था कि जी में आता उनकी प्रौढ़ लंबी अंगुलियां चूम लूं। जिस उम्र में स्त्रियां अकारण ही चिड़चिड़ाने लगती हैं, वही उम्र थी मामी की। पर जब देखो तब उनका चेहरा ताजे फूल सा खिला रहता। दोनों लड़कियां नौकरी पर चली गई थीं। अकेली बेबी माँ के पास बनी थी। उस लड़की की एकांत प्रियता एवं अनोखा अस्वाभाविक गांभीर्य मुझे कभी कभी भ्रम में डाल देता। लड़की का स्वभाव ही ऐसा है या माँ के कठोर अनुशासन से सधे अवांछित कौमार्य ने उसे इतना उदासीन बना दिया है। लगता था टुकड़े टुकड़े कर देने पर भी लड़की के हृदय की बात कभी भी कोई नहीं जान पाएगा। न उसे पहनने ओढ़ने का शौक था, न घूमने का, न उसे पढ़ने में रुचि थी, न गाने बजाने में। कभी कभी कॉस्टीज की कढ़ाई लेकर बैठ जाती तो दिन भर में एक गद्दी काट कर पूरी कर देती। कभी 2 दिन में स्वेटर तैयार कर लेती, कभी पट्टियां बुन बुन कर उधेड़ती रहती, कभी सनक सवार होती तो पूरे घर की सफाई कर डालती। उसे भी अपनी माँ की भांति सफाई का खब्त था। मुझे उस सुंदर लड़की की इसी आदत को देखकर कभी कभी उसके भविष्य के लिए बड़ी चिंता होती। मेरी कुछ ऐसी धारणा है कि जो नारी सफाई के पीछे मरी मिटी जाती हैं, उनका वैवाहिक जीवन उतना सुखी नहीं हो पाता। जिसका सारा समय यही सोचने में बीत जाता है कि उसकी पलंगों पर बिछे पलंग पोषों की समानांतर रेखाओं का माप कितने इंच और कितने सेंटीमीटर की परिधि में बंधा रहना चाहिए। मेज पर सजी पुस्तकों की जिल्दों का रंग कैसे मैच किया जाए कि सुंदर लगे, या बक्स में साड़ियों की तह कैसे पिरामिड के स्तूपाकार गड्ढों में सजाई जाए। उसके पास अपनी गृहस्थी की मुख्य समस्याओं के मनन के लिए कभी कभी बहुत कम समय रह जाता है। उस नारी का पति कभी तौलिए की लुंगी बांधे कमरों में इधर उधर नहीं घूम पाता। बिस्तर की सिलवट बिगाड़ने का दुस्साहस करने पर गृहस्थी में तूफान खड़ा हो जाता है। उस गृह के बच्चे सजे सवरे गुलदस्तों में बंधे कटे पुष्प गुच्छों की ही भांति सुंदर पर निर्जीव लगते हैं। अपने गृह को आवश्यकता से अधिक सज्जा प्रदान करने में कभी कभी ऐसी कलात्मक रुचि की नारी के हृदय का अंतरंग कक्ष बिना झाड़ा ही रह जाता है और उसमें प्रयत्न की मकड़ी अपना ताना बाना बुन लेती है। सज्जा या ऑर्डर पुरुष का गुण है। इधर उधर चीज फेंकने, रुचि से कपड़े न पहनने, दाढ़ी बढ़ा बीमार मजनू की सूरत लिए इधर उधर घूमने वाला पुरुष जिस लापरवाही से अपने व्यक्तित्व की अवहेलना करता है, उसी लापरवाही से कभी अपने परिवार की भी अवहेलना कर सकता है। स्त्री की जितनी ही अस्त व्यस्त गृहस्थी होगी, उतना ही सुलझा उसका पारिवारिक जीवन रहेगा। इसी से मामी के कैक्टस की 128 किस्में, इटालियन ब्रोकेट से मढ़ा सोफा और बगदाद कालीन देखकर मुझे लगता, जिस दिन मामी और उनकी 3 कन्याएं अपने इस बनावटी आडंबर की केचुली से बाहर निकलकर खड़ी होंगी, उसी दिन उन तीनों को एक साथ राजपुत्र से सुपात्र जुट जाएंगे। जिस गृह स्वामिनी के कालीन पर ही पैर रखने में भय होता था, उसकी पुत्रियों का हाथ कोई भला पकड़ेगा ही किस दुस्साहस से। एक दिन मैं बरामदे में बैठी अखबार देख रही थी कि मामी दौड़ती आईं। आज प्रतुल आ रहा है, मार्ग में शायद एक रात यहाँ भी रुकेगा। तुम्हें अगर आपत्ति न हो तो तुम्हारे ही कमरे को उसके लिए खाली कर दूं। एक उसी कमरे में अटैच्ड बात है। मैंने स्वयं ही अपनी सूक्ष्म गृहस्थी बटोर कर मामी और बेबी के कमरे में डेरा डाल लिया और बड़ी उत्सुकता से प्रतुल की प्रतीक्षा में बैठ गई। मामी और बेबी ने स्टेशन चलने के लिए बड़ा आग्रह भी किया, पर मैं टाल गई। उस परिवार से मेरी कितने ही अंतरंग घनिष्ठता क्यों न हो, उस भावी जमाता से तो मेरा किसी प्रकार का परिचय नहीं था।
बल्कि मैं यदि बेबी की माँ होती तो लड़की को अकेले ही स्टेशन भेज देती। जब माँ बेटी प्रतुल के साथ लौटी तो मैं छत पर खड़ी थी। पहले तो मुझे लगा वो प्रतुल नहीं, बंगला चलचित्र का लोकप्रिय नायक सौमित्र चटर्जी ही चला आ रहा है। उसे लेकर मामी ऊपर आई तो मैं ही उसके लिए चाय बना लाई। मैं देख रही थी, लड़के की आंखें एक सेकंड के लिए भी बेबी को नहीं छोड़ रही थीं। ये तुम्हारा गुसल खाना है बेटा, मामी बड़े स्नेह से बोली। वैसे तुम तो कई बार पहले भी आ चुके हो। जी हाँ, पर जिस रूप में आना चाहता हूँ उस रूप में तो अभी कहाँ आ पाया हूँ, वो कह आनंदी युवक एक लाड़ भीनी दृष्टि से अपनी वाग्दत्ता की ओर देखकर मुस्कुराया। मैं नहा धोकर आता हूँ बेबी, तुम तैयार हो जाओ। आप खाना खाने के लिए कोई तैयारी मत कीजिएगा माँ, हम दोनों आज क्वालिटी में खाएंगे, ठीक है ना बेबी? उसने कुर्ते के बटन खोलते खोलते कहा और तौलिया पकड़कर उठ गया। हाँ, मैं तो तैयार ही हूँ। बेबी उस दिन जितनी सुंदर लग रही थी उतनी पहले कभी भी नहीं लगी। बेबी उठकर बाहर जाने लगी तो मैं उठ गई। अचानक आंधी की भांति मामी ने आकर उसका हाथ पकड़ा और फुसफुसाने लगी। मौका में ये मूर्ख लड़की, इतनी देर से तुम अकेली उसके साथ क्वालिटी जाओगी? जरा भी अक्ल नहीं है छोकरी को, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? बेबी का खिला चेहरा अचानक सूख कर लटक गया। हद करती हैं मामी। मैंने उस सरल लड़की का पक्ष लिया। कौन क्या कहेगा, सभी को पता है कि दोनों इंगेज्ड हैं। आजकल कौन ऐसा दामाद है जो विवाह से पहले ससुराल नहीं हो आता? नहा धोकर गुनगुनाता प्रतुल बाहर आ गया। ऐ बेबी, एक गिलास पानी तो ले आओ, गला सूख गया है। उसके पानी से भीगे बालों की लटें छल्ले सी बनाती ललाट पर फैल गई थी। स्पष्ट था कि वह माता पुत्री के तनाव से अनभिज्ञ था। वाह, आप तो अभी से बेचारी लड़की पर हुकूमत चलाने लगे। मैंने परिहास कर मामी को हंसाने की चेष्टा की, पर मामी नहीं हंसी। दोष क्या मेरा है? देखिए ना, 4 साल से ललाट पर मेरा रिजर्वेशन स्लिप लटकाई ये बेहया लड़की घूम रही है। बेबी पानी लेकर लौटी, किंतु जिस समझबूझ से पानी मंगाकर प्रतुल कमरे में चला गया था वो प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाया। प्यासे की प्यास बहुत गहरी थी। जलवाहिका के साथ साथ मामी भी कमरे में जम गईं और देश की बिगड़ती खाद्यान्न स्थिति का लेखा जोखा देती भावी जमाता को बोर करने लगी। मैं अपने कमरे से सब सुन रही थी। मामी उन दोनों को एक क्षण भी एकांत का सुअवसर देने के मूड में नहीं थी। मुझे मन ही मन मामी की अल्प बुद्धि पर क्षोभ हो रहा था। जमाता कितना बढ़ गया है, इसका उन्हें कोई ध्यान ही नहीं था। मैं तो उन्हें पहले भी कई बार समझा चुकी थी। लंबी सगाइयाँ विदेशों को शोभा देती हैं, हम भारतीयों को नहीं। उनकी सगाई संयम की दुहाई नहीं मांगती, आदर्श के घेरे में नहीं बांधी जाती। इसी से उस सगाई को सुगमता से निभाया जा सकता है। पर संस्कार रज्जू बुद्धा मामी की समझ में कुछ नहीं आया था। हुआ वही जो मुझे भय था। रात के 8 बजे, 9, 10, 11 सब एक एक कर बजते रहे, पर मामी बेबी के पीछे निरंतर छाया सी घूम रही थी। प्रतुल का कंठ स्वर क्रमशः ऊंचा होता जा रहा था। ये आपकी सरासर ज्यादती है। बेबी मेरी वाग्दत्ता पत्नी है, मैं इसे जब चाहूँ घुमाने ले जा सकता हूँ। सच पूछिए तो मैं इस लंबी सगाई से उब गया हूँ। पता नहीं कब आपकी गुणवंती कन्याओं का विवाह हो और कब मेरे इस नीरस क्यों का अंत हो। जितनी बार भी आया हूँ आपने यही असहयोग आंदोलन किया है। आज इस बात का फैसला करके रहूँगा। मामी ने उत्तर में पता नहीं क्या गुनगुन की कि लड़के का पारा एकदम ही चढ़ गया। तो जाइए, अपनी 3 कन्याओं का ढोल गले से बांध घूमती रहिए। मैं जा रहा हूँ, समझ लीजिए फिर कभी नहीं आऊँगा। एक बार फिर पूछता हूँ बेबी, चलोगी मेरे साथ घूमने? मैं अपने कमरे से चीख चीख कर उत्तर देना चाह रही थी, हाँ चलेगी प्रतुल, अवश्य चलेगी। बड़े प्रयत्न से मैंने अपने को रोका। बेबी का उत्तर कतिपय विवश सिसकियों में आया, पर मामी का कठोर कंठ स्वर अचानक कर्कश होकर गूंज उठा। नहीं नहीं, 100 बार नहीं। क्या समझा है? राय बहादुर बनर्जी परिवार की कुंवारी लड़की आधी रात चैक बाजार में घूमती फिरेगी? कितना नासमझ मूर्ख युवक है वो। मैं सोचने लगी, ऐसे अवसरों पर छल बल से भी तो काम लिया जा सकता है।
यदि वो यहाँ पहले आ चुका है तो अवश्य जान ही गया होगा कि मामी के कमरे का द्वार रात भर खुला रहता है। यही उनकी एकमात्र दुर्बलता है। बंद दरवाजे के भीतर उन्हें नींद नहीं आती। बेबी की खाट एकदम द्वार से सटी लगी है और एक बार नींद आने पर मामी के कानों में नगाड़े पीटकर भी कोई उन्हें नहीं जगा सकता। इतनी भी बुद्धि नहीं है तो लड़की को लेकर भाग क्यों नहीं जाता। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। प्रतुल शायद सचमुच ही चला गया, क्योंकि बेबी की सिसकियां मेरे कमरे के निकट आती गईं। मामी उसे निश्चय ही घसीट कर ला रही थी, क्योंकि बीच बीच में बोका में पागल लड़की का स्वर आ रहा था। अचानक भद्द सी आवाज हुई और कटे पेड़ सी बेबी मेरे पार्श्व के पलंग पर आ गिरी। मेरी समझ में नहीं आया उसे आश्वासन दूं या नींद का बहाना बनाकर लेटी रहूं। नींद का बहाना बनाने में ही मुझे लाभ दिखा। प्रतुल सचमुच ही लौट कर नहीं आया। बेबी कई दिनों तक अपने कमरे में सिसकती रही। मुझे उस मूर्ख लड़की की अकर्मण्यता पर बड़ा दुख होता, पर बचपन से ही माँ के कठोर अनुशासन ने उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ कर रख दी थी। कोई बात नहीं, मामी कहती। बंगाल की धरनी क्या योग्य युवकों से एकदम रीति हो गई है। इसी वर्ष 2 लड़के IPS में आए हैं। एक का तो पिता भी DIG है। बरिशाल में उसकी ननिहाल है। वही मेरे बड़दी हैं। आज ही लिखती हूँ। ऐसे ऐसे बीसियों प्रतुल तेरी जूतियां चाटेंगे। पर बेबी को जैसे जूतियां चटवाने की कोई आकांक्षा नहीं थी। इसी बीच में अपने बंगले में लौट आई थी। पति और बच्चों के साथ जब पहाड़ यात्रा से लौटी तो मामी से मिलने गई। बेबी की दोनों बहनें छुट्टियों में फिर आई हुई थीं और 3 कन्याओं की उपस्थिति ने बहुत हद तक पिछली उदासी झाड़ पोंछ दी थी। फिर एक से रंगों के कार्डिगन बुने जाने लगे थे। फिर से 3 दिन के 3 शो सिनेमा देखे जा रहे थे, किंतु 3 जोड़ा आंखों में एक जोड़ा आंखों की उदासी अभी भी पूर्ववत थी। कल हम लोग सब माघ मेला जाएंगे। अमावस का नहान है। वहाँ 190 वर्ष के एक बाबा जी आए हैं। सबके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। आप भी चलिए ना, बड़ा आनंद आएगा, सोना बोली। माँ को हम प्रश्न नहीं पूछने देंगी। मझली रीना सबसे मुखर और हठीली थी। मैं जानती हूँ ये क्या पूछेंगी। क्या? मैंने हंसकर पूछा। वही निरर्थक प्रश्न, हम तीनों का विवाह कब होगा। सिली कहकर वो हंसने लगी। पर आपको चलना होगा मासी, आपको चलना ही होगा, बेबी ने कहा। तो मैं उसकी करुण याचना पूर्ण दृष्टि का निमंत्रण टाल नहीं सकी। कभी मैंने उसका पक्ष लिया था, शायद उस कृतज्ञता को भूल नहीं पाई थी बेचारी। मामी ने एक बड़ा सा बजरा किराए पर ले लिया था। अन्य यात्रियों से भरी नाव की अपेक्षा हमारा हल्का फुल्का बजरा सर्राटे से तैरा जा रहा था। 3 कन्याएं एक दूसरे से माथे सटाए एक से रंगों के 3 कार्डिगन मशीन की तेजी से खटाखट बुनती जा रही थी। अचानक गीत गाती ग्रामीण स्त्रियों से भरी एक नाव हमारे पास से गुजर गई। देख रीना, वो नीली साड़ी वाली ग्राम्या कितनी सुंदर लग रही है, सोना ने कहा। और देखो दीदी, कहती दोनों बहनें आगे की ओर झुक गईं। नाव तिरछी हो गई। मैंने भी उत्सुकतावश नीली साड़ी वाली को देखने के लिए दृष्टि फेरी। मैंने जिसे देखा उसे शायद 3 कन्याएं नहीं देख पाईं। एक सरकारी पुलिस की नाव में 3-4 लाल पगड़ीधारी रोबदार थानेदार खड़े थे, जैसे लखनऊ के बने मिट्टी के खिलौने हों। स्वयं नाव खेता कंधे में कैमरा लटकाए पार्श्व में अपनी अग्निवर्ण सुंदरी असमी पत्नी को लिए प्रतुल मुस्कुराता खड़ा था। मैं मामी से सुन चुकी थी कि उसने एक असमी बरुआ लड़की से विवाह कर लिया है। कहिए, कैसी हैं आप सब? खूब भेंट हुई। वो अपनी नाव को तेजी से खेता एकदम इतने निकट ले आया कि उस रोबदार सरकारी नाव की टक्कर खाकर हमारा जीर्ण शीर्ण बजरा डगमगा गया। लग रहा था उसने जानबूझकर ही ऐसा किया है, क्योंकि उसकी दुष्टतापूर्ण आंखें प्रतिशोध की चिंगारियां बरसा रही थीं। वो केवल बनियान और पैंट पहने नाव चला रहा था। नीली जर्सी गले से बंधी झूल रही थी। नंगी चौड़ी ताम्रवर्णी छाती दर्पण सी चमक रही थी। मामी प्रस्तर प्रतिमा सी चुपचाप बैठी थी। सोना और रीना को जैसे सांप सूंघ गया था। दोनों के हाथ की बुनाई गोदी में गिर गई थी। अकेली बेबी मंत्रमुग्ध दृष्टि से अपने खोए उस रत्न को निहार रही थी।
जिसे उसने अयत्न और अवज्ञा से गवा दिया था। न उस दृष्टि में द्वेष था, न घृणा, न प्रतिशोध था, न करुणा। था केवल प्रेम, अबाध निश्चल प्रेम। जानती हैं मिसेज बनर्जी, उसने मामी की ओर देखकर कहा। तो तीनों बहनें चौंक पड़ी। आज तक उसने मामी को कभी इस विदेशी संबोधन से नहीं डसा था। मेरी इस पत्नी को विवाह से पूर्व मेरे साथ रात आधी रात घूमने में कभी कोई आपत्ति नहीं रही। वह हंसा और धीमे अंग्रेजी चलचित्र के नायक के स्वर में फुसफुसाया, गुड बाय एंड गुड लक तीन कन्या। हमारी नाव को फिर एक क्रूर टक्कर से डगमगाता वो तीर सा निकल गया। मामी का चेहरा क्रोध और अपमान से क्रमशः लाल से सफ़ेद पड़ता जा रहा था, किंतु उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं सोच रही थी कि खानदान और ब्रीडिंग का खरा सोना ऐसे ही अवसरों पर कसौटी को नहीं छलता। दोनों बहनें गोंद की बुनाई को उठा सीख से नीचे गिर गए फंदों को पिरोने लगी थीं। अकेली बेबी अभी भी अचल बुनाई थामे लहरें काटती तीर सी भागी जाती उसी नाव को एकटक देख रही थी, जिसके पीछे खड़े तीन थानेदारों के झब्बेदार रेशमी साफों की झालरों के बीच से दिखती प्रतुल के गले से बंधी उसी की बुनी नीली जर्सी की निर्जीव बाहें धीरे धीरे ओझल होती जा रही थी। मुझे लगा ये त्रिवेणी तट नहीं, ब्रह्मपुत्र का विस्तृत वक्ष है, जिसके तट से दिखती हबीबगंज की टेढ़ी मेढ़ी बस्ती के बीच तीन टेढ़ी और चौथी टूटी मीनार लिए अभिशप्त बनर्जी परिवार का बंकिम महल चुपचाप खड़ा है। चार मीनारों में जो चौथी मीनार भूकंप के धक्के से टूटकर बिखर गई थी, वो फिर कभी नहीं बनाई गई। मामी ने कहा था, सोचती हूँ आज भाग्य का भूकंप जो फिर वही क्रम दोहरा रहा है, उसका अंत भी क्या वैसा ही रहेगा। और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, गौरा पंत शिवानी जी की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फेरी टेल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली नई कहानियाँ सबसे पहले आपको मिलें। धन्यवाद दोस्तों।